सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज शुरू करेंगे हम लोग सेट 4 यानी टेस्ट 4 का पार्ट दूसरा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 50 तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 26 का आंसर होगा डी। देखिए, दहेज प्रथा के निम्न प्रभाव हो सकते हैं। लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, लैंगिक भेदभाव जो है देखने को मिलता है उसमें। ठीक है, और क्या मिलता है, दहेज प्रथा से अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, दहेज के लिए लोग जो है लड़कियों से विवाह ही नहीं कर रहे हैं। तीसरा क्या है, दहेज के चलते महिलाओं में घरेलू हिंसा या अपराध की वृद्धि देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 27वां पे आते हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर पे आते हैं। एक नंबर, सामाजिक नियंत्रण को यांत्रिकी के अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लेख लैक्टान पर्सन नहीं किया गया है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लेख टेलकॉट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए 27 का आंसर हो जाएगा ए, सुरक्षा नहीं की बात कर गई है, सुरक्षादार यांत्रिकी। ठीक है, सुरक्षादार यांत्रिकी। सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी में अंतर्गत टलकाट पार्सन्स ने सुरक्षा द्वार यांत्रिकी का उल्लेख नहीं किया है, जबकि उन्होंने सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी और चिकित्सकीय यांत्रिकी का उल्लेख किया है। ठीक है, देखिए इन सब का उल्लेख किया है उन्होंने, ठीक है ना, और इसका उल्लेख नहीं किया है, तो नहीं पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दशाएं बताई है। ठीक ना, तो इसमें से किसने जो है पश्चिमी एशियाई समाज के, दक्षिण एशियाई समाज के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दशाएं बताई है, तो वो हैं 28 के डी, जी मिडल साहब। ठीक है, गुनार मिडल ने बहुत ही चर्चित पुस्तक एशियन ड्रामा का लेखन कार्य किया था। ठीक है, क्या किया था, एशियन ड्रामा का लेखन कार्य किया था। उन्होंने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दशाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 29वें पे आते हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतकों पर जारी किया था। देखिए, गरीबी जो है दर्शाने के लिए कुछ जो है सूचक, संकेतक सूचक होते हैं। ठीक ना, इसमें जो है कौन कौन से सूचक, कितने सूचक हैं उसको देख के देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 29वां का क्या हो जाएगा, बी, 12 जो है, 12 जो है सूचकों पे गरीबी निकाली जाती है, किसमें, भारत में। ठीक है, देखिए भारत में बहुआयामी गरीबी सूचक 12 संकेतकों के आधार पर नीति आयोग द्वारा निकाली जाती है। कौन निकालता है, नीति आयोग निकालती है, और 12 संकेतकों का प्रयोग करती है। यह 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ध्यान रखिए, 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 संकेतकों में, इस तीनों में क्या है, 12 संकेतक हैं। जैसे पोषण हो गया, स्कूली शिक्षा हो गया, स्कूल में नामांकन हो गया, पेयजल हो गया, स्वच्छता हो गया, आवास हो गया, बैंक खाते हो गए आदि के आधार पर जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 12 संकेतक हैं, और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन में जो है ये सब सारे 12 संकेतक आते हैं। जैसे पोषण हो गया, स्कूली शिक्षा हो गया, स्कूल में नामांकन हो गया, पेयजल हो गया, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते आदि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा भाई, तीसरा का हो जाएगा डी, इनमें से तीनों पक्ष जो है प्रभावित करता है। स्कूल में समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषता को। ठीक है, तीनों जो है इसका क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए 31वें पाते हैं, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ। ठीक है, तो 31 क्या हो जाएगा, डी, दहेज निरोधक अधिनियम जो है 1961 में लागू हुआ।
देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम जो है सन 1961 में लागू हुआ। दहेज एक क्या है? सामाजिक समस्या है, सभी जानते हैं। चलिए 32वें पे आते हैं। एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्य पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ, ठीक है ना। एक जाति जो है प्रबल तब बनती है जब क्या करे, वह अन्य पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ। तो वो कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर होगा इसका बी, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति में। क्या होगा? आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति में। देखिए, एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्य पर प्रधानता प्राप्त करे। इसके लिए संख्या के साथ साथ उसके पास संख्या भी चाहिए, आर्थिक भी चाहिए मतलब पैसा भी चाहिए, एवं राजनीतिक शक्ति भी चाहिए मतलब जो है शासन में भी पकड़ होनी चाहिए, तभी जो है क्या करेगी, वो जाति जो है समाज में प्रबल रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आप जो है उससे रीजनिंग से निकाल सकते हैं कि हाँ हाँ, अब देख सोच सकते हैं कि समाज में ऐसे ही लोग तो आ गए भाई जिसके पास पैसा है, संख्या है और क्या है, शासन में पकड़ है, मतलब राजनीतिक रूप से वो मजबूत है। संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? 32वां प्रश्न 33वां प्रश्न, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? 33 का डी, मन सारा होगा। व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि। देखिए उसमें क्या होता है कि जो आलसी लोग होते हैं उनका काम चलता रहता है, ठीक ना। बाकी दो चार लोग जो काम करते हैं वो काम करते रहते हैं, बाकी दो चार लोग अलहदी हैं उनका काम चलता रहता है। निर्धनता सामान्य, बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास। ठीक है, निर्धनता जो है बढ़ेगी और क्या होगा, बच्चों का व्यक्तित्व में बाधा होगा, क्योंकि जो है एक एक लोग पर फोकस नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? गंदी आदतों का विकास होने के भी चांस रहेंगे। द्वेष एवं तनाव का केंद्र, गोपनीय स्थानों का अभाव, गोपनीय स्थानों का अभाव रहेगा। ठीक है, और द्वेष तथा एवं तनाव का केंद्र बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वें पे आते हैं। भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? विवाह विच्छेद मतलब कि विवाह टूटने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है डी, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। मान लीजिए किसी में कमी है तो उसको क्या कर देते हैं लोग, जो है पूरा घूम घूम बताते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, वो भी क्या करती है, घूम के बताते हैं दूसरे का। तो इससे क्या होता है, विवाह विच्छेद होने का मुख्य कारण है। देखिए, भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना है, ठीक ना। मानव समाज का इतिहास परिवार का इतिहास है, क्योंकि मानव जीवन में आरंभ से ही परिवार का अस्तित्व है, मतलब शुरू से ही परिवार का अस्तित्व रहा है। परिवार मानव समाज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समूह समिति की एवं संस्था है। ठीक है, विश्व के सभी समाजों में परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। इसका क्या मुख्य आंसर था कि जो है एक दूसरे की कमियां जो है सार्वजनिक करते हैं, मतलब कि सभी को बताने लगते हैं घूम घूम के, तो इसलिए जो है परिवार विच्छेद होने के कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए 35वां पे आते हैं। परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। परिवार के निम्नलिखित कार्य क्या होते हैं? देखिए, तो ये उसका आंसर होगा डी, सभी विकल्प सही हैं। सुरक्षात्मक कार्य होता है, भावनात्मक और आर्थिक कार्य होता है। देखिए, भावनात्मक मतलब कि अगर कोई दिक्कत है आपको तो सपोर्ट करते हैं मोरल रूप से कि भाई ऐसा हो जाता है, जीवन में ऐसा होता रहता है, चलो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप जो घबराओ नहीं। आर्थिक कार्य माने जैसे कोई मान लीजिए किसी बच्चों को पढ़ना है तो अकेले तो फीस जमा नहीं कर पाएगा, वो क्या फीस जमा करेगा जब कमाई नहीं रहा है। उसका फीस कौन करते हैं जमा? पापा जमा करते हैं, माता जी जमा करती हैं। सामाजिक और शैक्षिक कार्य, ठीक है, सामाजिक और शैक्षिक कार्य में भी परिवार से क्या मिलता है? बहुत बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां का प्रश्न कहते हैं, ये तीन सक्रिय रूप, एक मिनट, ये तीन सक्रिय रूप रेटिनल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। ठीक है, 36 से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा बी, विटामिन ए का। ठीक ना, देखिए विटामिन ए के तीन सक्रिय रूप होते हैं, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। देखिए विटामिन ए के तीन सक्रिय रूप होते हैं, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। यह वसा में घुलनशील विटामिन है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। गाजर, हरी पत्तियाँ, दाल, सब्जियाँ, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाजर में, हरी पत्ती दाल सब्जी में, मछली में और किस में पाया जाता है? दूध में, मछली में प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग है? नहीं है, ठीक है, नहीं की बात कर रहा है। कौन सा जो विषाणु से नहीं होता है? तो 37 का क्या आंसर होगा बताइए? 37 का होगा, 37 का आंसर होगा, एक मिनट, डी। क्या होगा? डी। देखिए, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया और एड्स हो गया, मनुष्य में होने वाले विषाणु जनित रोग है, मतलब कि वायरस से होते हैं। विषाणु मतलब कि वायरस से होते हैं। जबकि रिडरपेस्ट जो है पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। ये मनुष्यों की बात कर रहे हैं। और रिडरपेस्ट किस में होता है? ये भी विषाणु से होता है, लेकिन किस में होता है? ये होता है पशु में। कितना किस में होता है? पशु में। ये मनुष्यों की बात कर रहे हैं कि मनुष्यों में जो है कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है, लेकिन रिडरपेस्ट विषाणु से ही होता है, लेकिन किस में होता है? ये पशुओं में होता है। चलिए 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कौन सा जीवाणु जनित रोग है? मतलब कि एक ही है, लेकिन इसमें जीवाणु जनित मतलब कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए? डी होगा। कौन सा होगा? डी। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव है। क्या है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव हैं जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ जीवाणु क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। और कुछ जीवाणु क्या होते हैं? अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जीवाणु क्या होते हैं? बहुत लाभदायक होते हैं। कुछ जीवाणु क्या करते हैं? अनेक प्रकार के रोग जो है उत्पन्न करते हैं। देखिए, ठीक है। अब देखिए, जीवाणु द्वारा रोग होने वाले रोग, ठीक है। अब देखिए, जीवाणु द्वारा प्रमुख रोग कौन कौन से? टिटनेस होता है। टिटनेस क्या होता है? टिटनेस किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी द्वारा होता है। इसका जो है जीवाणु का नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। लिखते जाइएगा। हैजा भी जीवाणु से होता है। हैजा भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। इसका क्या है? जीवाणु का नाम विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। और अगला क्या है? डिप्थीरिया। क्या है? अगला क्या है? डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया किससे होता है? कॉलेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से। किससे? कॉलेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। चौथा क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइकी। किससे होता है? साल्मोनेला टाइकी। ये जो सारे जो हैं कुछ नाम बता दिए, ये जो है किससे होते हैं बताइए? ये सब सारे जो है जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 पे आते हैं। प्रगति का अर्थ क्या है? ठीक है, तो प्रगति का अर्थ क्या बताइए? प्रगति का अर्थ है सी, एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन। मतलब जिस दिशा में आप चाहते हैं परिवर्तन, उसी को क्या कहते हैं? प्रगति कहते हैं। मान्य एवं वांछित लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर बढ़ना, जैसे जिस चीज़ को आप चाहते हैं, वांछनीय नहीं होता चाहना, जिस चीज़ को चाहना, बढ़ने की प्रक्रिया को प्रगति कहते हैं। प्रगति मात्र परिवर्तन नहीं है, अपितु एक निश्चित दिशा की ओर होने वाले परिवर्तन है, ठीक है। जैसे आप क्या चाहते हैं कि हम विकास करें पॉजिटिव डायरेक्शन में, कोई अपना विनाश नहीं चाहता, ठीक है। और एक जिस दिशा में चाहता है उस दिशा में अगर आप विकास करते हैं तो उसके क्या करते हैं? वो आपके हिसाब से प्रगति कहा जाएगा। प्रगति का विचार मुख्यतः ज्ञान के परिष्करण और जीवन के गुणात्मक रूप में उत्तरोत्तर सुधार पर जोर देता है। क्या करता है? ज्ञान में बढ़ोतरी करता है और जीवन में गुणात्मक रूप से उत्तरोत्तर सुधार करता है। प्रगति का अर्थ एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन है, ठीक ना। बता चुके हैं कि वांछनीय प्रगति 3 प्रकार की होती है। एक रेखीय प्रगति होती है, ठीक ना, एक रेखीय प्रगति होती है, एक क्या होती है? एक चक्रीय प्रगति होती है, एक क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी प्रगति होती है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। रेखीय प्रगति, चक्रीय प्रगति, टेढ़ी मेढ़ी प्रगति, ठीक है। 3 प्रकार की प्रगति होती है। 40वें पे आते हैं। सभी बंधुओं से निवेदन है कि देखिए आप लोग वीडियो देख रही हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन आता है और काम करने के लिए अधिक क्षमता मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमें भी अब जो है कुछ भी दिक्कत हो तो हमें पता चले कि हाँ आप जो है क्या समस्या झेल रही हैं, और हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। थोड़ा सा और सुधार की जरूरत है तो बताइए कि सुधार यहाँ पे होने की जरूरत है, ठीक है। 40 का आंसर। संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? ठीक है, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? तो सहायता करती है 40 का ए, फाइब्रिनोजीन। क्या है? सॉरी गड़बड़ हो गया। 40 का आंसर जो होगा डी। एक मिनट 40 का आंसर कौन सा होगा? डी होगा, ग्लोब्यूलिन। क्या होगा? ग्लोब्यूलिन। देखिए, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में ग्लोब्यूलिन जो है नामक एक रक्त प्रोटीन सहायता करता है। ग्लोब्यूलिन का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से होता है, ठीक है। ये ग्लोब्यूलिन का निर्माण किससे होता है? विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से होता है।
जिनमें कुछ का निर्माण लीवर द्वारा तथा कुछ का निर्माण जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली करती है। कुछ का निर्माण किससे होता है? लीवर से होता है। कुछ का निर्माण किससे होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली से होता है। 41 कहते हैं काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या है? ए। क्या है? ए। परटूसिस। क्या है? परटूसिस। चलिए, काली खांसी को परटूसिस नाम से भी जाना जाता है। काली खांसी यानी कुकुर खांसी का मूल कारण एक विशेष प्रकार का बोर्टेला परटूसिस नाम का बैक्टीरिया है जो खांसने और छींकने से हवा में बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है? हवा की बूंदें जो है एक माध्यम से क्या होती है? दूसरे व्यक्ति तक जाती है। काली खांसी फेफड़ों और वायुमार्ग का एक अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है। काली खांसी किसका है? फेफड़ों से वायुमार्ग के होते हुए फिर दूसरे के फेफड़े में पहुंच जाएगा। ये क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण है। मतलब काली खांसी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ साथ बहता हुआ खून और बढ़ा और दलदली गर्भाशय का संकेत है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। तो किसका संकेत है? 42 का होगा डी। ठीक ना, गर्भाशय का टूटना। ठीक है, देखिए प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर मतलब तेज नाड़ी मतलब पल्स जो है बहुत तेज हो जाती है के साथ बहता हुआ खून और बढ़ा हुआ और दलदली गर्भाशय के टूटने के संकेत हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। गर्भाशय के प्रकार का नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलने के साथ दर्द पैदा होता है। ठीक है, गर्भाशय के प्रकार का नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है। तो 43 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, इक्टोपिक गर्भाशय। क्या होगा? इक्टोपिक गर्भाशय, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसके बाद आंसर पकड़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो याद करने हैं। भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा अवेल्सन बन जाता है। ठीक है, भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवेल्स बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सी, अंडकार रंध्र। क्या कहते हैं? अंडकार रंध्र। देखिए अंडकार रंध्र के पश्चात फोसा ओवियल्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? फोसा ओवियल्स में परिवर्तन होता है। फोसा ओवियल्स हृदय में दाएं एट्रियम में स्थित गड्ढा या खांच है जो दोनों एट्रियम के मध्य झिल्ली नुमा दीवार के स्तर पर होता है। क्या होता है? दोनों एट्रियम के मध्य में झिल्ली नुमा दीवार के स्तर पर होता है। 45 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखिए कुछ बायोलॉजी के बहुत ही डीप क्वेश्चन हैं, आने के तो बहुत कम चांस हैं पर इसमें दिया हुआ तो एक्सप्लेन करना जरूरी है। और देखिए अगर हार्ड क्वेश्चन से क्या होता है? हार्ड क्वेश्चन ही आपको अन्य विद्यार्थियों से अलग करता है। अन्य विद्यार्थियों से अलग करता है इसलिए क्योंकि सिंपल क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन सब करते हैं और 2-4-10 जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं उसको करके ही आप जो है टॉपर्स की श्रेणी में आते हैं या अपनी सीट को जो है एग्जाम में जो वैकेंसी में पक्का करते हैं। देखिए टॉपर्स ही आजकल सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप सिलेक्ट हो गए चाहे भले लास्ट वाली रैंक हो तो भी आप टॉपर ही हैं क्योंकि इतना कंपटीशन है, सबको पता है। इस पर जो है भाषण देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आप जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 45 पे आते हैं। भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, भ्रूण की कौन सी स्थिति जो है जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है 45 का डी, सिर का पिछला भाग। ठीक है, देखिए भ्रूण प्रसव गर्भकाल का समापन है जिसमें एक महिला के भ्रूण में प्रसव के बाद क्या होता है? जो है बच्चा बाहर आ जाता है ना। एक महिला के गर्भाशय से एक अथवा अधिक नवजात शिशुओं का जन्म होता है। ठीक है, शिशु का सामान्य प्रसूति की प्रक्रिया को प्रसव के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला 3 चरणों में विभाजित किया गया। पहला क्या है? गर्भाशय ग्रीवा का छोटा होना तथा फैलना। पहले क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा बहुत छोटा होता है फिर धीरे धीरे फैलता हो। शिशु का बाहर निकलना, दूसरे में क्या होता है? शिशु का बाहर निकलना तथा शिशु का जन्म। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? गर्भनाल का बाहर निकलना। तीसरे में क्या होता है? गर्भनाल का बाहर निकलना। ठीक है, भ्रूण की जन्म लेने के सबसे उपयुक्त स्थिति क्या है? सिर के पिछले भाग से है। मतलब पहले सिर जब निकलेगा तो सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है कि पहले सिर जो है बाहर निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 46 पे आते हैं। पहली भ्रूण मूवमेंट जिसमें माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह के गर्भ के दौरान
महसूस किया जाता है, क्या कहलाता है। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन मैं कहता हूँ आएगा। क्विकनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विकनिंग। महिला द्वारा गर्भाधारण करने के लगभग 16 से 25 हफ्ते के भीतर माँ के को बच्चों की पहली गति का आभास होता है। क्या करता है, बच्चा मूवमेंट करता है, हाथ मारता है, पाँव मारता है, ठीक है। तो बच्चों की माँ क्या करती है, हल्का उसके मूवमेंट को पहचान जाती है, जिसे क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्विकनिंग। बच्चे की गति यह दर्शाता है कि गर्भ में वह सुरक्षित विकसित कर रहा है। देखिए अगर बच्चा मूवमेंट कर रहा है तो समझिए कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, ये निशानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 पे आते हैं। HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर संचरण के जोखिम किसमें होता है, तो 47 का हो जाएगा बी, इंट्रोनेल अवधि में। किसमें, इंट्रोनेल अवधि में। देखिए HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए इंट्रोनेल अवधि में जोखिम अधिक होता है। किसमें होता है, इंट्रोनेल अवधि में जोखिम क्या होता है, अधिक होता है। HIV निम्नलिखित माध्यमों से फैलता है। देखिए पहला, गर्भाशय या जन्म के समय माँ द्वारा बच्चों को संचरण, ठीक है। गर्भाशय या जन्म के समय माँ द्वारा बच्चों का संचरण। असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध मतलब क्या, कि अगर किसी को एड्स है और वो संबंध बनाता है बिना कंडोम के, तो क्या हो सकता है, दूसरे पार्टनर को भी जो है HIV होने के चांस होते हैं। संक्रमित खून का चढ़ने से, किसी का ब्लड जो है जो संक्रमित है HIV से, अगर दूसरे को चढ़ जाता है तो वो भी हो जाएगा। और तीसरा क्या है, बीज संक्रमित न की गई इंजेक्शन लगाने से, मतलब कि अगर बीज संक्रमित मतलब क्या, कि जो है इंजेक्शन यूज कर दिया गया है फिर दूसरे को लगा दिया गया और किसी संक्रमित आदमी को, तो क्या करते हैं वो भी, उससे भी क्या हो सकता है, एड्स होने के पूर्ण चांस हैं। चलिए 48 पे आते हैं। मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था, तो विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 48 का होगा ए, सिगमंड फ्राइड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि प्रारंभ में बच्चे अपना माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करके वांछित व्यवहार करते हैं। मतलब क्या होता है, जो अपने माता पिता या जो आसपास के लोग होते हैं उनको व्यवहार को क्या करता है, वो अनुकरण करता है, मतलब सीखता है उनसे जैसे वो करते हैं, और क्या करता है, अपने व्यवहार में वैसा ही परिवर्तन लाता है तथा आगे चलकर उनका आंतरिकरण करता है, और आगे चलकर क्या करता है, उसी चीज़ को अपने अंदर जो है सहेजता है। देखिए इस प्रकार स्थापित नैतिक भावना उनको अंतरात्मा का अंग बन जाती है, और यही सब भावनाएं क्या होती हैं, अंतरात्मा के अंग बन जाती है, और उनका व्यवहार उसके द्वारा संचालित होने लगता है, ठीक है। और उसका व्यवहार क्या होता है, उसके द्वारा संचालित होने लगता है। नैतिकता के विकास में माता पिता के साथ साथ स्थापित होने वाला तदांतमीकरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 पे आते हैं। सभी बंधुओं से निवेदन है कि देखिए बार बार कहता हूँ, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए 49 पे आते हैं। मानसिक क्षमताओं का विकास को क्या कहा जाता है, ठीक है। मानसिक क्षमताओं का विकास को क्या कहा जाता है, 49 क्या हो जाएगा, ए, मनोवैज्ञानिक विकास, ठीक है। मानसिक क्षमता का विकास हो रहा है तो क्या कहा जाएगा, मनोवैज्ञानिक विकास कहा जाएगा। देखिए मानसिक क्षमताओं के विकास को, ठीक है, संज्ञात्मक विकास कहते हैं। संज्ञात्मक विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिए हैं, ठीक है। अगर मानसिक विकास हो रहा है तो क्या कहेंगे, उसको संज्ञान में आ रहा है, मतलब उसकी दिमाग जो है तेज हो रहा है, उसकी बुद्धि जो है तेज हो रही है। और संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत को क्या किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास की प्रक्रिया है। मूल रूप से पियाजे ज्ञान शास्त्र में रुचि रखते हैं। किसमें रखते हैं, ज्ञान शास्त्र में पियाजे रुचि रखते हैं। वे बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के स्वरूप को समझना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50वें पे आते हैं। आज के लास्ट सेशन का लास्ट प्रश्न पे, पारिवारिक जीवन चक्र का अंतिम अवस्था है। पारिवारिक जीवन चक्र का अंतिम अवस्था क्या है, बी, संकुचित परिवार। क्या है, संकुचित परिवार। देखिए परिवार जीवन चक्र की तीसरी अंतिम अवस्था में परिवार संकुचित होता है। परिवार जीवन चक्र की इस अवस्था में व्यक्ति बच्चों के उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है और उसकी आवश्यकताएं फिर से सीमित हो जाती हैं। देखिए क्या होता है, जब और तथा वह उपलब्ध साधनों को अपने मन के अनुसार प्रयोग में लाने की स्थिति में होता है। देखिए जब उसके बच्चे भी सक्सेस हो जाते हैं तो क्या होता है, वह अपने पारिवारिक दायित्व से क्या होता है, जब उसके बच्चे अपने पैर पर खड़ा हो जाते हैं तो उसके पारिवारिक दायित्व से क्या होता है, मुक्त होता है। अब वो क्या सोचता है कि चलिए अब तुम्हारे बच्चे जो अपने पैर पर खड़ा हो गए, अपनी जो है वो भरण पोषण और अपनी
बच्चों का भरण पोषण खुद कर सकते हैं, तो क्या कर सकता है, जो भी संसाधन उसके पास है उसको वो करने के लिए, प्रयोग करने के लिए क्या होता है, वो मुक्त होता है कि चलो ठीक है, अब हमारे पास जो है कोई दबाव नहीं है। चलिए इसी के साथ जो है सभी बहनों से निवेदन है कि कृपया हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए वीडियो, जो आपको जो है जरूर सक्सेस दिलाएगा एग्जाम में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।